Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and in this video I am going to solve JNU MSc Physics PG Entrance Paper 2020. So before solving this paper, let's discuss about its paper pattern. JNU कैसा पेपर कंडक्ट कराता है एवरी ईयर फॉर फिजिक्स MSc एंट्रेंस। तो पहले बता दूं कि इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब JNU हर साल 3 आवर्स का पेपर कंडक्ट कराता है बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी आप देखो प्रीवियस ईयर कुछ पेपर उठा के तो फिर उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा डिफरेंट हर साल पूछे गए हैं। जैसे कि 2018 का ले लो पेपर, तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 25 इन 3 आवर्स। तो आप सोच सकते हो कि 25 क्वेश्चंस करने हैं, वो भी 3 घंटे में, तो सोचो उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम है तो और टाइम ज़्यादा दे रहे हैं तो मतलब वो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होंगे। अब जैसे कि 2020 की बात कर ले हम लोग, तो 2020 में 3 आवर्स में आपको 50 क्वेश्चंस करने थे, तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल उतना नहीं था एज़ कम्पेयर टू जब 25 क्वेश्चंस हम लोग को मिल रहे थे। और इस पेपर में ऐसा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पेपर पैटर्न की 2021 में कैसा पेपर आने वाला है JNU फिजिक्स MSc एंट्रेंस का। तो यही हर साल होता आ रहा है और अभी पता नहीं है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इंक्रीज़ होंगे डिक्रीज़ होंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और ये हमको बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमको डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट। पेन ले लेते हैं, नंबर को लिखो 1011.11 और फिर इसको मार्क करो 0 1 2 3 और ये हो जाएगा -1 -2, और जहाँ जहाँ 1 है केवल हम वही लेंगे, ठीक है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 1 जो कि है 11। और फिर ये इधर डेसिमल के पॉइंट वाला ले लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 प्लस 2 की पावर -2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.75। तो जोड़ो दोनों को, ये आ जाएगा 11.75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, the resistance of a semiconductor decreases on heating. This is because the material becomes harder on heating. Parallel channel of the current flow become available. More electron become available for conduction. The effective mass of an electron reduces on heating. आंसर दिया हुआ है और इसका हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये आंसर क्यों करेक्ट है, ठीक है। तो हमको जैसे पता है कि रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का जब फॉर्मूला होता है वो होता है ρ = m n² टाउ, जिसमें m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n e चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा डिक्रीज होता है, बट ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है और यही फैक्टर डोमिनेट करता है, ये डोमिनेट कर जाता है और रिलैक्सेशन टाइम जो डिक्रीज होता है वो डोमिनेट नहीं करता है। तो जब ये इंक्रीज डोमिनेट कर जाएगा तो हमको पता है अगर ये बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम होगी, तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी वजह से मोर इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल फॉर कंडक्शन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। और ये तीसरा क्वेश्चन है, लेट्स टेक अ कार्नोट इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल इन 0.5 सेकेंड। फाइंड द एनर्जी डिलीवर एज हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर एनर्जी साइकिल। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि हमको फाइंड द एनर्जी डिलीवर एज हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर एनर्जी साइकिल। तो हमको फाइंड करना है कि रिजर्वायर जो लो टेम्परेचर पे होता है कार्नोट साइकिल में, उसमें कितनी हीट जा रही है। तो हमको पता है कि एज वी नो कि वर्क इज इक्वल्स टू Q1 - Q2,
हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स माइनस हीट गिवन टू द सिंक। ठीक है, ये हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स माइनस हीट गिवन टू द सिंक, और हमको वही निकालना है, Q2 ही निकालना है हमें। तो ये आ जाएगा W माइनस Q1। नहीं, Q1 माइनस W होगा, सॉरी, हाँ, Q1 माइनस W, Q1 माइनस W। Q1 माइनस W हो जाएगा। तो T1 हमारा दिया है, कारनॉट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373 केल्विन आएगा। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 केल्विन आ जाएगा। और हम इससे एफिशिएंसी निकाल देंगे। एफिशिएंसी हमारी आती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और इससे हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी 100 अपॉन 373। और एफिशिएंसी का एक और फार्मूला होता है, वर्क डन अपॉन हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, तो इससे Q1 की वैल्यू निकाल लो। Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1200 इंटू 373 अपॉन 100, और ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 4476 जूल। और हमको Q2 निकालना है, वर्क डन हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम निकाल लो Q2 निकाल लो। ये आ जाएगा आपका 4476 माइनस 1200, ये आपका आ जाएगा 6723। अप्रॉक्स देखिए, यहाँ पे आपको अप्रॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये डी आंसर हमारा आ रहा है, ये करेक्ट है। और ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। If W1 is the work done by an ideal gas at constant temperature T to expand from a volume V1 to volume 2 V1, let W2 be the work done by the same ideal gas at the same temperature to expand from V2 to 4 V2. Calculate the ratio of W2 upon W1. तो चलो करते हैं। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन थर्मल प्रोसेस निकाल लेते हैं हम लोग पहले। W इज इक्वल्स टू होता है PdV। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से हमको पता है PV इक्वल्स टू होता है nRT। ठीक है, nRT होता है, P की वैल्यू निकालो यहाँ से, nRT/V यहाँ रखो और इंटीग्रेट कर लो, nRT अपॉन V dV। आप इसे पहले W1 की लिमिट रखो, फिर W2 की लिमिट रख दो। ठीक है, W1 की क्या लिमिट है? nRT W1 के लिए क्या कहता है? V1 से 2V1, हाँ, V1 से 2V1, तो dV अपॉन V कर दो, और ये आ जाएगा हमारा nRT ln2, और फिर W2 की लिमिट रख दो। ठीक है, nRT, और उसमें क्या कह रहा है कि हाँ V2 से 4V2 तक, तो dV अपॉन V कर दो, और ये आ जाएगा आपका nRT ln4। लिमिट रखोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो
अब देखो इसका रेशियो फाइंड आउट करना है ना। W1 क्या कह रहे हैं, W2 अपॉन W1, सॉरी हाँ, W2 अपॉन W1, तो रख दो इसको। nRT ln 4 nRT ln 2, ठीक है। अब ये nRT कैंसिल हो गया, ln 4 को 2 ln 2 लिख सकते हो, और ये ln 2, इससे ये काट दो, ये आ जाएगा हमारा रेशियो 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ, लेट्स अज्यूम दैट वाटर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड थ्रू अ horizontally placed tube of radius 2 centimeter. Find the speed of the water flow under similar condition in case of radius of the tube is doubled. सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा दो, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। हाँ, एरिया क्या हो जाता है, पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर V2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस 2 सेंटीमीटर दी गई है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ये, वेलोसिटी 12 सेंटीमीटर दी है तो 12 लिख दो यहाँ पे। और कह रहा है इन केस द रेडियस ऑफ द ट्यूब इज डबल्ड, मतलब हाँ हमारा रेडियस 4 हो जाए, 4 हो जाए मतलब 2 इंटू 2, पहले 2 थी, अभी क्या कह रहा है डबल हो जाए, तो 2 इंटू 2 कर दो तो ये डबल हो गया। अब इसका स्क्वायर करोगे और ये V2, तो V2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 12 अपॉन 16, 4 ये 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा मैग्नेटिज्म से आया क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। बायोट सेवरेट लॉ लगा दो, पहले यहाँ पे ये लिख लो A B C D, ठीक है। अब A B एंड C D की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो ज़ीरो आएगा, हमको पता है कि A B और C D की वजह से ज़ीरो आएगा। हमको BC की वजह से निकालना है, BC की वजह से निकालना है मैग्नेटिक फील्ड B। फॉर्मूला डायरेक्ट होता है बायोट सेवरेट लॉ के लिए, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, म्यू नॉट I अपॉन 2R थीटा अपॉन 2 पाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। किसी भी आर्क की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना है तो डिराइव करने के टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे। और ये आ गया हमारा एंगल, क्या है देख लो आप, सेमी सर्किल है, पाई होगा, पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारा म्यू नॉट I अपॉन 4R, देख लो आप यही आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है एंट्रोपी से, एंट्रोपी से है। An ideal gas undergoes an isothermal expansion from volume V1 to V2. Entropy change per mole is. Entropy change per mole पूछा है। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा S इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dq अपॉन t। अब dq का फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, dq इज इक्वल्स टू du प्लस PdV। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, हमको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो इंटरनल
इंटरनल एनर्जी हमारी चेंज इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, और ये डेल एस इज इक्वल्स टू हम लिख देंगे यहाँ पी डी वी अपॉन टी, ठीक है। अब P बाय टी का रेशियो निकाल, और यहाँ देखो पर मोल बोला है, ठीक है, पर मोल, ये याद रखना आप। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, एन को 1 रख दो, P बाय टी इक्वल्स टू आर बाय वी, तो ये आ जाएगा हमारा R अपॉन वी डी वी। क्या कह रहा है, वॉल्यूम V1 से V2, R V1 V2 1 बाय V डी वी, तो ये आ जाएगा हमारा R ln V2 अपॉन V1 डेल्टा S। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर एन आइडियल गैस एट प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 undergoing free expansion to volume 2V1, then the gas is adiabatically expanded to a volume 16V1, calculate the final pressure of the gas। क्या कह रहा है, पहले देखो क्या कह रहा है। कोई आइडियल गैस है प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1 पे, अंडर गोइंग फ्री एक्सपेंशन टू वॉल्यूम 2V1, जो लगाओ, इसको करते हैं, ठीक है। फिर देन द गैस इज एडियाबेटिकली एक्सपैंडेड टू अ वॉल्यूम 16V1, तो देखो इसको कैसे करते हैं। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, P2 इज इक्वल्स टू P1 V1 अपॉन V2, ठीक है। तो V2 की वैल्यू रख दो, P1 अपॉन 2 आ जाएगा P2। फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसीलिए हमने ये इक्वेशन लगाई है। आप किसी आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन कराओ, ठीक है, और आप देखोगे उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। किसी भी आइडियल गैस का फ्री एक्सपेंशन कराओ, टेम्परेचर कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तभी ये इक्वेशन आ रही है हमारी, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड, एडियाबेटिक की इक्वेशन लगा दो। अब क्या कह रहा है, P2 V2 की पावर गामा इक्वल्स टू P3 V3 की पावर गामा। तो P2 की वैल्यू आ गई थी हमारी P1 बाय 2, और V2 हमको दिया है 2V1 की पावर गामा। P3 16V1, तो गामा, अब देखो P3, सॉरी यार ये P है, हाँ, P3 इज इक्वल्स टू P1 बाय 2 2V1 अपॉन 16V1 की पावर गामा। तो ये हो जाएगा हमारा P1 अपॉन 2 1 अपॉन 8 की पावर गामा। तो ये P1
अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 गामा, और ये हो जाएगा P1 2, ये 3 गामा प्लस 1, 3 गामा प्लस 1। किसी भी गैस के लिए गामा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। मोनोटॉमिक ले लो, डायटॉमिक ले लो, ट्राइटॉमिक ले लो, पॉलीटॉमिक ले लो, कुछ भी ले लो, गामा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 किसी भी गैस के लिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो आपको ना यहाँ पे ऑप्शन मैच कराना है, ठीक है, ऑप्शन आपको मैच कराना है। तो ये हमारी इक्वेशन जो आ रही है P3 इज इक्वल्स टू P1 2 3 प्लस 1। अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मैच करा लो गामा की वैल्यू रख के कि क्या आ रही है आपके आंसर। आपका आंसर यही आएगा P1/64। एक्चुअली इसमें आपको गामा की वैल्यू इनको देनी चाहिए थी क्वेश्चन में, बट आपको कॉमन सेंस से यूज़ करके पता करना है कि मतलब हर गैस के लिए, मोनोटॉमिक के लिए 1.67 होती है, डायटॉमिक के लिए 1.4 होता है, तो 1 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस ऑफ particles obey the Maxwell-Boltzmann distribution. The value of the average speed v is, average speed हमको पता है, अब Maxwell-Boltzmann distribution लगा के जो average speed निकालते हैं वो क्या आती है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो ये हो जाएगा 8kT/m। बस रीअरेंजमेंट कर लो यार, रीअरेंजमेंट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2kT/m, तो ये हो जाएगा 2√2/kT/m, ठीक है। तो ये देख लो सी आ रहा है, केवल अरेंजमेंट करना है आपको, इसका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और ये देखो बीट्स का क्वेश्चन आ गया, बीट्स का क्वेश्चन आ गया है, और इसको देखो कैसे करते हैं। फाइंड आउट द बीट फ्रीक्वेंसी रजिस्टर्ड बाय द रिसीवर, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 340। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। A source of sonic oscillation with frequency 1700 Hz and a receiver is located on the same normal to a wall. Both the source and receiver are stationary and the wall recedes from the source with velocity 6 cm/s. Find out the beat frequency registered by the receiver. The velocity of sound is 340 मीटर। देखो इसमें डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड भी लगेगा और फिर बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी लगेगा। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, इसको बीट फ्रीक्वेंसी को हम n से डिनोट कर लेते हैं, तो f' जो अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी होती है माइनस जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है। अब डॉपलर इफेक्ट इन साउंड का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, जो हमारी अपीयर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, जो हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है प्लस, देखो इधर ब्रैकेट में क्या आएगा, v प्लस माइनस v नॉट। अभी मैं बताऊंगी ये क्या है कि v और v नॉट क्या है, और v प्लस माइनस vs, ठीक है। अब ये देखो ये एफ नॉट हमको दिया हुआ है, एफ नॉट हमको क्या दिया है, अ सोर्स ऑफ सोनिक ऑक्सीलेशन विथ फ्रीक्वेंसी 1700 हर्ज। ये v जो है, दोनों ऊपर नीचे जो v है वो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है। v है, vo है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और vs है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। अब हमको ये प्लस माइनस का साइन उसी हिसाब से लेना है, जैसे कि अगर
पास आ रहा है या फिर दूर जा रहा है तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो देखो क्या होता है, 1700, फिर हमको स्पीड वेलोसिटी दी हुई है साउंड की 340, और क्या कह रहा है, बोथ सोर्स एंड रिसीवर आर स्टेशनरी एंड द वॉल रिसीड्स फ्रॉम द सोर्स विद वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सोर्स से वॉल दूर जा रही है बट ऑब्जर्वर के करीब जा रही है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर के करीब जा रही है तो प्लस कर लो। अच्छा, ये सेंटीमीटर में दिया है और यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ साउंड जो है 340 मीटर में दिया है, तो इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है, सोर्स से दूर जा रही है तो माइनस कर लो, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ 340 है, ठीक है। ये v की वैल्यू भी 340 है, मैं यहाँ लिखना भूल गई, 340.06 और ये हो जाएगा 339.94। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 700.6, ठीक है। हज बीट निकालनी है, एफ डैश आ गया है, एफ नॉट दिया हुआ है, आराम से माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, 1700, और ये आ जाएगा हमारा 0.6 हज। देखो करेक्ट आंसर आ गया। अरे ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा था, हमको ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर इसको करने जाते ना तो बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए पहले से ही करके रखा है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो कैसे करते हैं, ये जो हमको दिया है। अब जैसे आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आर कैप को हम वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और फिर ये देखो, एक सेकेंड ना, मैं लेज़र पेन यूज़ कर लेती हूँ ना, समझ नहीं पाओगे। ये देखो, ये आर कैप को हमने क्या लिया है, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हम क्या लिखते हैं, देखो आर वेक्टर आर हमारा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और फिर इसका जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर की पावर n निकालनी है हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कर दिया, फिर n/2 हो गया, रूट को हम 1/2 रख सकते हैं, और फिर उसका भी पावर n था तो फिर n/2 हो गया। अब हम इसको खोल लेते हैं, जो भी दिया है हमको इसमें ब्रैकेट में उसको हम खोल लेते हैं। तो देखो डेल डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर की पावर n हमने यहाँ निकाला ही था, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये डेल ऑपरेटर देखो, इसको खोल लो, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप, और ये देखो फिर इसके अंदर ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2, ठीक है। अब सेपरेटली देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होता है, जे को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होता है, के को के से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होता है। बाकी कोई मल्टीप्लिकेशन लेना ही नहीं है आपको, क्योंकि बाकी सब 0 हो जाए, आई डॉट जे 0 होता है, आई डॉट के 0 होता है, ठीक है। तो हम केवल आई वही वाला ले रहे हैं जिसमें 1 आ रहा है। तो देखो डेल बाय डेल एक्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 प्लस वाई डेल बाय डेल वाई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2, फिर यहाँ पे वैसे ही जेड के लिए कर लिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, मतलब देखो बैक करो, ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -n/2, ठीक है।
और फिर हमको पता है कि अगर ये क्या कहते हैं, हमको डिफ्रेंशिएशन में पता है यू डॉट वी करके जो फॉर्मूला नहीं आता है कि मतलब प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते, तो वैसे डायरेक्टली आप प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कर लो। देखो मैंने यहाँ पे करके रखा है प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगा के मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया है। उसके बाद ये सारा सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन देख लेना। कोई बहुत सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है, वो बस थोड़ा लेंदी जा रहा है, लेकिन आ जाएगा आराम से, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 - n r की पावर n। तो ये है हमारा आंसर फाइनली। ठीक है, आप देख लेना, ये बी आंसर आ रहा है और मैंने यहाँ सॉल्यूशन करके रखा है। पॉज करके वीडियो आप देख लीजिएगा सॉल्यूशन। चलो, ये क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्वांटम मैकेनिक्स का, पार्टिकल इन द बॉक्स का आ गया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द वेव फंक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ डायमेंशन इज गिवन बाय साई n इक्वल्स टू a sin n पाई अपॉन a x। ठीक है, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 डैश 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ a बाय नॉर्मलाइजिंग द वेव फंक्शन टू यूनिटी इज। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगा दो। और पार्टिकल इन द बॉक्स में हमको पता है कि जो अनसिमेट्रिक पोटेंशियल अनसिमेट्रिक होता है, उसके लिए हमारी जो लिमिट आती है 0 to a आती है। अनसिमेट्रिक का ले रहे हैं, सिमेट्रिक का नहीं ले रहे हैं। सिमेट्रिक में -a to a आती है, बट एसिमेट्रिक का ले रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है, 0 to a psi n star psi n dx इक्वल्स टू 1। अब ले लो इसको, ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई a x dx इक्वल्स टू 1। a स्क्वायर को बाहर ले लो, 0 to a। साइन को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर n पाई a क्रॉस में कर लो, तो 2 नीचे आ जाएगा यहाँ, 1 माइनस कॉस 2n पाई a x dx इक्वल्स टू 1। अब आप इसको करोगे ना तो आपकी वैल्यू यही आएगी, x माइनस a n पाई 2 आ गया, साइन 2n पाई a x, लिमिट लगाओ 0 to a इक्वल्स टू 1। करोगे तो ये आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू 1। a इक्वल्स टू आपका आ जाएगा √2/a। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस डिफाइंड बाय x y क्यूब z स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एट -1 2। किसी भी सरफेस पे नॉर्मल क्या होता है, उसका ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड। डेल फाई अपॉन अब ये देखो फाई बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे फाई हमको क्या पता है, हमको कुछ पता ही नहीं फाई क्या है। एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4 को हम फाई ले लेते हैं। ठीक है, डेल इसको खोल दो, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय जे कैप प्लस
डेल वाई डेल जेड के कैप। वीडियो लंबी जा रही है काफ़ी, पर इसको कर ही लेते हैं यार। एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर -4। ये -4 यहाँ 4 होगा, तो इसको और डिवाइडेड बाय जो भी आएगा मॉड ऑफ डेल लिख देना, ठीक है। मॉड ऑफ डेल, पहले डेल फाई निकाल लो, ये निकाल लो पहले। ये क्या आएगा देखो, डेल बाय डेल एक्स आ जाएगा हमारा वाई क्यूब जेड स्क्वायर आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई आ जाएगा 3xy स्क्वायर जेड स्क्वायर जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड हो जाएगा हमारा 2xy क्यूब के कैप। अब देखो पॉइंट दिया हुआ है, हमें पॉइंट दिया हुआ है, वैल्यू रखो माइनस y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 2 है, तो ये -4i कैप प्लस x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 2 है, तो -1 यहाँ पे -1 3 इंटू 1 इंटू 4 जे कैप और फिर 2 इंटू -1 इंटू -1, यहाँ z भी आएगा, हाँ z भी आएगा 2। तो देखो ये क्या रहा है -4i कैप -12 जे कैप -4 के कैप। मॉड निकालो, इसका मॉड निकालो। मॉड कैसे निकालते हो देखो, 16 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 यहाँ प्लस होगा 16 प्लस 144 प्लस 16 something I missed 11 आ रहा है रूट है और 4 बाहर आना चाहिए, तो 11 इंटू 16 76 सही तो है, 176 आ रहा है। अब देखो 4 रूट 11 करो, देखो ये आपका आ जाएगा 176। इलेवन इंटू 16 करके देख लेना, 176 ही आ जाएगा रूट में, ठीक है। और फिर कर दो नॉर्मल, देखो डिवाइड जब करोगे ना, ये वैल्यू जब निकालोगे ये आ जाएगी आपकी -4 कॉमन ले लो, आई कैप प्लस जे कैप
3j कैप माइनस k कैप और अपॉन 4 रूट 11। 4 से 4 कट गया, देखो आपका ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है तो कर लेना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसको देखो, इसको कैसे करते हैं। ये क्या दिया है, इफ़ x इक्वल्स टू अंडर रूट -1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x की पावर 2x। तो क्या कह रहा है, कहाँ गया यार, x इक्वल्स टू -1, हमको पता है e की पावर i थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i साइन थीटा। x इक्वल्स टू i है, देखो i को क्या लिखते हैं हम, i को हम यही तो लिखते हैं -1। ठीक है, अब जैसे कि हमको e की पावर i थीटा के टर्म्स में आंसर फाइंड करना है, तो देखो i इक्वल्स टू e की पावर i पाई बाय 2। देख लो, cos पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो i इक्वल्स टू e की पावर i पाई बाय 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया यहाँ पे, e की पावर i पाई बाय 2 इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 2 प्लस i साइन पाई बाय 2। फिर से यही क्या हो जाता है बीच बीच में। तो यहाँ से देखो आप, e की पावर i पाई बाय 2 इक्वल्स टू i ही आएगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है ये, x की पावर 2x की वैल्यू बताओ क्या है, x की पावर 2x की वैल्यू। तो बता दो, x की जगह रखो, x इक्वल्स टू i है और i इक्वल्स टू e की पावर i पाई बाय 2, तो i पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू x को हम फिर से i लिख सकते हैं, तो e की पावर i पाई बाय 2 इंटू 2 इंटू i, ये देखो आपका आ जाएगा e की पावर -पाई। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं यार, बट मैनेज कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे क्वेश्चंस। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हमको पता है आइंस्टाइन की वर्क एनर्जी फॉर्मूले से, क्या पता है, E इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है EV0 हम पहले ये निकाल लेते हैं। E इक्वल्स टू एच न्यू होती है, लैम्डा दिया है 700 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगी HC अपॉन लैम्डा। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तभी पता चलेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन लिमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो,
700 इंटू 10 की पावर -9, तो देखो 6.6 इंटू 3, और ये हो जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर -34 प्लस 8 इक्वल्स टू 26 -26 प्लस 9 कर लो यहाँ, और यहाँ 700 लिख लो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दो। देखो -26 प्लस 19 इक्वल्स टू 700 इंटू 1.6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो -19, तो ये आ जाएगा 19.8, 7 इंटू 1.6, 10 की पावर -17 अपॉन 10 की पावर -17 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो, ये सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, 19.8 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1.6, 1.76 इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एनर्जी केवल 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गिरी है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा? इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क फंक्शन ज़्यादा है और एनर्जी जो गिरी है मेटल सरफेस पे वो 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो कोई इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा, ठीक है। ये हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बूलियन अलजेब्रा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें। वैसे आप खोलोगे ना ये पूरा तो फिर आ जाएगा। देखो लिखते हैं a प्लस बी ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, ये इसका होल बार प्लस ए बार बी प्लस सी। डी मॉर्गन थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है और फिर कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए ये करने के लिए। ये पूरा बार लगा दो। ये जो होता है डैश और ये एक ही है, दोनों कॉम्प्लीमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप समझ जाना कि दोनों एक ही है, कभी हम ये साइन यूज़ करते हैं तो कभी इसका यूज़ करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम लगाओगे, ठीक है, ए डबल बार आ जाएगा प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार प्लस ए बार बी बार बी और सी, ठीक है। अब फिर से डी मॉर्गन थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको। ये तो ए हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर इसमें डी मॉर्गन थ्योरम आप लगाओगे बी डबल बार डॉट सी डबल बार। आई होप मैंने सही किया ये, एक सेकेंड ना, एक बार चेक कर लेते हैं, सब गलत हो जाएगा। ए डबल बार प्लस बी बार प्लस सी बार का होल बार, डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पे तो सही लगाई है मैंने। ए प्लस हाँ सही लग रही है, आंसर नहीं आएगा तो फिर देखते हैं बाद में क्या गलती हुई है। तो
ये a प्लस बी, ये हमारा हो जाएगा a, तीनों पे बार लगा था ना, हाँ तीनों पे बार लगा था, बी सी, ये प्लस है, हाँ हैंड राइटिंग यार थोड़ा देख लेना, ये पेन टैबलेट यूज टू नहीं हूँ मैं इससे थोड़ा। फिर इसको ब्रैकेट को खोलोगे आप, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी बी सी, इसको खोल लो, ए बार बी बी ए बार सी, इधर करते हैं, ठीक है। देख लो, ए को हम ए लिखते हैं प्लस ए बी सी लिखते हैं, इसको ए बी लिखते हैं, प्लस बी बी को हम बी लिखते हैं, प्लस ए बार बी प्लस ए डैश सी। अब क्या करना है, हाँ देखो कॉम्प्लीमेंट वाले साथ में ले लो, ए प्लस ए बी सी, अब देखो ए बी प्लस ए बार बी बार, इसको साथ में ले लो, और ये वाला साथ में ले लो, बी सी प्लस ए बार सी, ए बी सी, एक कॉमन ले लोगे तो बी प्लस बी बार हमारा 1 होता है, ठीक है। बी सी प्लस ए डैश सी, ए प्लस ए ही होता है, ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए बार सी, एक सेकेंड, यहाँ से हमको b कॉमन लेना चाहिए था ना, हाँ यहाँ पे a नहीं आएगा, यहाँ पे b आएगा, ये b कॉमन लेंगे और a प्लस ए बार 1 होता है, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे b भी आएगा, आप यहाँ देख लेना, ये देखो b भी आएगा, तो b प्लस ए, बी सी को कॉमन ले लो यहाँ से, a प्लस 1 प्लस ए बार सी, तो a प्लस 1 इक्वल्स टू 1 ही आएगा। अब ये देखो प्लस ए बार सी प्लस बी सी, बी टर्म्स को थोड़ा अरेंज करो तो सब हो जाएगा, ए प्लस ए बार एंड फिर ये हो जाएगा ए प्लस सी, यहाँ भी थ्योरम लगी है, ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा है और ये हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब देखो b और ये तो हमारा 1 आ जाएगा प्लस a प्लस सी, तो a प्लस b प्लस सी आ रहा है। तो ये हमारे कुछ आई गेस 15 to 16 क्वेश्चंस होंगे जो मैंने किए हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा है आई नो, बट 3 घंटे का पेपर है यार, तो सोचो मैं कैसे सॉल्व कराऊंगी, या फिर पहले से सॉल्व करके रखूँ, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी जल्दी फिर ख़त्म कराने से अच्छा है। तो ऐसे मैंने खुद सॉल्व करके तुरंत बताया आपको। तो फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। Thanks for watching guys, and in part 2 we will do more questions of JNU MSc Physics Entrance 2020। मतलब अभी तो मैंने 15 क्वेश्चंस कराए हैं, अभी आने वाले
35 क्वेश्चंस अभी बाकी हैं, तो वो आने वाले वीडियोस में कराऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।